हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 प्री बोर्ड पेपर 2024। जो आपका 2024 में प्री बोर्ड हुआ था क्लास 12 का, आज हम उसको सॉल्व करने वाले थे। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, बिल्कुल आसान सा पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। विद द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इट्स रजिस्टिविटी। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर इंक्रीज करोगे तो इससे कोई भी आपका रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या आ जाएगा, डस नॉट चेंज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डस नॉट चेंज। अब अगले चलते हैं। टोर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गिवन पी ई साइन थीटा। ठीक है, टोर्क का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, पी ई साइन थीटा। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव। अगर पूछे आपसे किसका, पैरामैग्नेटिक था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एंड पॉजिटिव। कोई दिक्कत। विच फिनोमिना इलिस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव। तो इसमें से कोई सा भी नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है। विच द फॉलोइंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, आप सभी को पता है, गामा रेस। किसका होता है, गामा रेस। द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इन 16:9। द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न वेल कितना आ जाएगा उनका, 49:1 आ जाएगा। हम अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। प्रिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल। प्रिज्म कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, रिफ्रैक्शन। इन दी फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट इज। देखो यूरियम का आपका, यूरेनियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर कितना है, 238। गिव्स थोरियम 234 मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज नॉट गिवन। प्लस हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास नंबर इज 4। तो करेक्ट आंसर इज 90, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होगा, 90, और मास नंबर आपको पता है थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 19। टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। उसका एम्पलीट्यूड तो इक्वल है एंड वेव लेंथ आर क्या है, सुपर इम्पोस्ट होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द फेज डिफरेंस, अब क्या होगा, फेज डिफरेंस आपका 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन। क्या है हमारा आंसर इसका, एच अपॉन में पी। एन एब्सोल्यूट 0 है। जर्मेनी किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। एनर्जी गैप इज मैक्सिमम किस में होता है, नॉन मेटल में। ठीक है। इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। मिनिमम किस में होता है आपका, वॉयलेट में होता है। ठीक है। और मैक्सिमम किस में होता है आपका, रेड में होता है। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है हमारा। देखो अब आके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर देखो एक कब लगाना पड़ेगा, जब आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन ने दिया है एक्सलेशन वो भी सही है। बी कब लगाना है, जब बहुत असर्शन रीजन है ट्रू, बट रीजन कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, उसके बारे में नहीं दे रहा। दोनों सही तो है पर उसके बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और सी कब लगाना है, जब असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स। और डी कब लगाओगे, जब आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या है, वो गलत हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है असर्शन का, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। सही है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव्स करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से, बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज द नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। अगला देखो, अगला क्या है हमारा, द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। इसने बोला जो आप होल चार्ज है कंडक्टर को, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते पूरे चार्ज को, ये बिल्कुल बात सही है। रीजन, द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ये क्या, रीजन क्या दे दिया इसने, गलत दे दिया, और ये क्या है आपका सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या आता है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। तो टोटल फ्लक्स सरफेस में 0 होता है। इफ नॉट चार्ज इनक्लोज बाय, ये सही है। गोस लो इज ट्रू। देखो गोस लो कहाँ से आ गया, अब एनी क्लोज सरफेस नो मैटर, इसमें कोई इससे मिल नहीं है, दोनों तो सही तो है पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हमारा 18 आता है असर्शन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फिंगर्स आर इक्वल विड्थ। हाँ बिल्कुल राइट है, ए। क्या असर्शन इज ट्रू। रीजन, the finger width depends upon wavelength of light lambda u distance of screen from one plane to slits d and slit is separation d। तो ये भी क्या है आपका सही। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो अगला ये अब हमारे स्टार्ट हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज एफ। ठीक है।
अब देखो से बोला है कि अगर डिस्टेंस भी क्या कर दे, ये 1/4 कर दे, क्या कर दे डिस्टेंस को, ये 1/4 कर दे, तो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को, कि जो एफ होता है वो एफ का फॉर्मूला मैंने मान लिया Q1 Q2/R², ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब डिस्टेंस को कितना बोला उसने, इसको एफ डैश मान लो, तो इसमें Q1 Q2 और आर की जगह क्या आ जाएगा, क्यों डिस्टेंस आपका 1/4 दिया तो 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा कि Q1 Q2/1/16, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश इज इक्वल टू 16K Q1 Q2। ठीक है, अब ध्यान से देखो बिल्कुल, अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पे क्या, देखो देखिए दिख रहा है यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 एफ। जब 16 में आप Q1 Q2/R का, तब इसकी 16 गुना होगी ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ डैश कितनी इक्वल है 16। ठीक है, तो इसका राइट, ये आप इसके करने का आंसर आपका तरीका है। ठीक है, तो अब हम अगले पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलम। इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम में कितना होगा। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें क्यू कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमसे पूछ रखा है एन, एन क्या होगा, तो आपको पता है 1 माइक्रोकूलम मतलब कि 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है Q/E। ठीक है, क्यू कितना दे रखा है हमें 1 इंटू में 10⁻⁻6। ये पता ही आपको क्या होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्लास 9 में क्या होगा अपने 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है इसमें, आसान था ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। क्या सिग्निफिकेंस करता है वो, तो आपको पता है नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या शो करता है, विच शो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू दी न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इससे भरा हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 20 क्या होगा इसका, ये क्या शो करता है, विच शो, ये शो करता है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू दी, ये बाउंड है यू आएगा। ठीक है, बाउंड टू दी न्यूक्लियस। ठीक है, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनर्जी, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मोर टाइटली, मतलब कि पूरी टाइटली से क्या हो जाएगा, बन जाएगा मोर टाइटली बाइंड टू दी न्यूक्लियस। चलो ये होता है हमारा आप कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 21 पे चलते हैं। 21 देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर करंट कैरिंग आई और व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोई सर्कुलर कोइल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0I/2 R। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 22वां, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो 22वें का देखो हमें बताना है AC सर्किट कंटेन, सबसे पहले आपको ऐसे और यहाँ पे आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका ओमेगा वोट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका, रुक जाओ 2 मिनट। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी लाइन खींचना पड़ेगा और आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगा आपका ओमेगा वोट, नीचे आएगा आपका BC और यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, और ऊपर आएगा यहाँ पे आपका करंट। तो ये होता है आपका कैपेसिटर का, आसान था ना, यहाँ पे मान लो 0। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट, आसान था, ये कैपेसिटर का है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका BC, ये क्या है आपका I, ये क्या है मेगावाट और ये क्या I। ये आपका 21वें क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2 प्रॉपर्टी बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। पहली प्रॉपर्टी तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इज नेचर। ठीक है, कैसी होती है वो, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, आर ट्रांसवर्स
इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज, हम उसको पोलराइज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, पोलराइज। दो लिखवा दिए, दो लिख के आना है, ठीक है। आपको दो प्रॉपर्टी बोले, दो प्रॉपर्टी लिख देना है, ठीक है। चलो मैं तीसरी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, किसमें, वैक्यूम में। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम में, वैक्यूम में कितनी होती है वो, इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 पे। 23 हो गया, हम 24 पे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका 23वां क्वेश्चन था, ये 22वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 24। देखो ये रहा हमारा 24 क्वेश्चन। देखो 24 क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। देखो, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड गिव इट्स असाइनमेंट। क्या है हमारा 24वां क्वेश्चन, 30वां तो कर लिया हमने अभी, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। 24वां क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को क्या करो, डिफाइन करो, और इसकी असाइनमेंट भी आपको बतानी है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस कर देना है ऐसे। पावर ऑफ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस का पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। 24 का आंसर देखो ये रहा। पहले आपको पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल, ये उल्टा होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। और P क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर असाइनमेंट की बात करें हम, तो असाइनमेंट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की ड्यूप्टर। तो आपने क्लास 10वीं में पढ़ा होगा ना, असाइनमेंट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस इज क्या होती है इसकी, ड्यूप्टर। अब हम 25वें पे चलते हैं, 25 पे। 25 क्या है, देखो यहाँ पे 25 है, व्हाट विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर 100 वी पोटेंशियल डिफरेंस। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, और आपको क्या दिया, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल आसान है, लैम्डा लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, 12.27, और नीचे लिखोगे यहाँ पे √v। तो पता ही, अब तो आसानी हो गया। √v कितना है आपका 100, ये कितना आ जाएगा 12.27 इंटू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1. ये घसक क्या हो जाएगा 1.227, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आसान था कि नहीं। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज। क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा जब हम डिक्रीज करेंगे वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को फॉर ए गिवन, नो। क्योंकि वेवलेंथ किसी की, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। बिकॉज क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जरूर लगा लेना, ठीक है। एंगस्ट्रॉम भी लगाना पड़ता है, ठीक है। मैं भूल गया था, यहाँ पे आप एंगस्ट्रॉम लगा देना। यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। आसान था ये वाला। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, नो। नो क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन के, ना कि वेवलेंथ के। इसलिए कहीं पे भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई रिलेशन नहीं है वेवलेंथ से, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका नो, ठीक है। तो आपके पेपर में आएगा हाउ विल फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज, नो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट नो चेंज डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ डायरेक्शन फॉर गिवन सो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ, और उसके बाद करेंगे हम बायो-सावर्त लॉ। तो चलो मैं आपको करके ये दिखा दे रहा हूँ। चलो हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन अब हमारा शुरू हो चुका है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले हमारे एम्पियर सर्किट लॉ का डेफिनेशन लिखना है आपको। तो लिखना तो आता ही होगा, आसान है। देखो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है। पेपर में आप वही लिख के आ जाना। तो देखो क्या है इसका एम्पियर सर्किट लॉ का डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट दी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलता है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ के चारों ओर, अराउंड ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I
टोटल करंट आई पासिंग द क्लोज्ड पाथ, पासिंग पेन से करना पड़ेगा, टोटल करंट आई पासिंग द क्लोज्ड पाथ, ये आपको लिख के लाना है पेपर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट आई। अब हम इसकी प्रूफ की बात लेते हैं। प्रूफ बिल्कुल आसान है, प्रूफ में हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही आसान इसका प्रूफ है। सबसे पहले आपको ये बनाना है, यहाँ पे आपको एक रेडियस मान लेनी है, यहाँ से छोटा सा डी एल लेना, इसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, डी एल की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सेम, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपको पता है बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट आई अपन में 2πr। अब इसको हमें इसको इक्वल शो करना, क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, बी डॉट डी एल, इस समय म्यू नोट आई निकालना था, कैसे निकालेंगे, बी बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा आपका डी एल। बी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, म्यू नोट आई अपन में 2πr होता है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, हाँ क्या नाम है, सर्कल का 2πr, 2πr से 2πr कट गया तो आपका हो गया यू म्यू नोट आई, हैंस प्रूव्ड, हमने कर दिया इसको प्रूव्ड। आसान था कि नहीं। अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं बायट-सावर्त लॉ पे। 25 क्वेश्चन इसका ये एक और में दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपको और में दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सावर्त लॉ, स्टेट बताओ क्या कहता है और उसको एक्सप्लेन करो बायट-सावर्त लॉ को। कुछ नहीं है, इस पेपर में आए तो आँख मूंदे कर देना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक रिलेशन है, सॉरी ढंग से नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, रिलेशन है। ये आपका बायट-सावर्त लॉ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, बायट-सावर्त लॉ यहाँ से शुरू होता है। इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। द मैग्नेट क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट एंड साइन थीटा के, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि जो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आइडियल के, इसको एक मान लो, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के, फिर इसके बाद डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, खत्म, तीनों को इक्वेशन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा, एंड थर्ड हमें मिलेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको हटाते हो तो आपको एक वैल्यू मिलता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 और आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। जब इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हो क्या लिख सकते हो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 आई डी एल वैक्टर इंटू में आर कैप अपॉन में आर का, या यहाँ पे अगर वेक्टर लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला आपको। चलो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना। तो बिल्कुल आसान ग्राफ है, कुछ याद नहीं करना, बिल्कुल आसान है, अगर एक बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ क्या हमारा, सबसे पहले आपको पता चाहिए ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, अब दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये क्या है आपका, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, ठीक है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है और ऐसे ऐसे करके और ये इसको ऐसे करके मिला देना, बन गया आपका ग्राफ। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, जो भी आपका जैसे मन करे वैसे दे दो, ठीक है। इसका नाम दे दो, यहाँ पे आपका डेल्टा वी नोट होता है, यहाँ पे आपका डेल्टा बी होता है। अब इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप आपको पता ही क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा,
स्लोप क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है पर डेल्टा भी नोट अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा भी। अब देखो आपको पता है फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमें पता है कि ई वी नोट इज इक्वल टू क्या होता है एच बी माइनस में फाइव नोट को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ई वी नोट किसके लिए होता है, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाइव नोट, एच न्यू माइनस नोट। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, जब हमने डिफरेंस किया तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा डेल्टा, ये बाहर निकल जाएगा और डेल्टा ये भी नोट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच फाइव नोट की वैल्यू जोड़ी जाएगी, तो एच डेल्टा वी ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी नोट अपॉन में डेल्टा वी, और यहाँ पे एच अपॉन में ई मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। वी एर यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम अब आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे। देखो 28 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। 28 क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, 28 क्वेश्चन में बोला गया हमें डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस एक्स जेड। हमें पहले बताना है मास डिफेक्ट क्या होता है, उसके बाद बताना है हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, फिर हमें बताना है कि उसे निकालते कैसे है। देखो मैं इसको पहले से कर रखा हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। देखो बिल्कुल आसान है, देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। देखो जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या है न्यूक्लियस का डिफरेंस, देखो ये माइनस में डिफरेंस लगा था, क्या होता है अगर पेपर में लिखना हो तो क्या लिख देना, द डिफरेंस इज द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस कंस्टिट्यूटिंग इन न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होना चाहिए, एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो बच गया माइनस में रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस कर दो। मैंने क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो, और कंस्टिट्यूटिंग न्यूक्लियस उसके अंदर निकल, देखो ये प्रोटॉन है ये आपका न्यूक्लियंस है, क्योंकि देखो इसमें दोनों चीज़ें है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, फिर ए माइनस जेड भी कर रखा है इसमें। अब देखो तो न्यूक्लियंस प्लस मास ऑफ प्रोटॉन कर लिया, जेड एम पी कर लिया, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर मिला के आपका वो बन गया। ठीक है, तो बोला डिफरेंस इज द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस कंस्टिट्यूटिंग ए न्यूक्लियस एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट, मतलब कि डेल्टा एम को जब इससे गुना कर दोगे, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से गुना कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। इट इज डिफाइन एज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द, जो एनर्जी इक्विवेलेंट है उसको मास डिफेक्ट से गुना कर दो। तो इसको लिखना चाहते हो आप ऐसे करके लिख सकते हो, पहले देखो हमने डेल्टा एम की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस में हमने ये कर दिया, घंटों में कर दिया डेल्टा, और इसको पूरी वैल्यू निकालना चाहो डेल्टा एम तब पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमें बताना ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन बताना एटॉमिक मॉडल का। तो देखो इसका बिल्कुल आसान आंसर है, हम चलते हैं। अब मैंने कर रखा है इसे सॉल्व। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, ड्रॉबैक्स क्या है, बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। जो बोहर्स की थ्योरी थी किसके लिए एप्लीकेबल थी, हाइड्रोजन एटम्स के लिए, ना कि अदर एटम के लिए। अगर दूसरे पे लगाते तो क्या होती थी, गलत हो जाती थी। ठीक है, तो पहला तो आपको मिल गया आपको लिमिटेशन। दूसरा क्या लिखना है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लिख रखा है। ठीक है, ये क्या लिख रखा है मैंने, स्पेक्ट्रल। इसको दोबारा दे रहा हूँ मैं, SPECTRAL। ठीक है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट वेरियस क्या नाम है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थी रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तीसरी क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ, ये सही से स्ट्रक्चर्स लाइन की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्ट्रक्चर को। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इवन इन हाइड्रोजन एटम, और इवन किसका, हाइड्रोजन एटम का। इट डज नॉट प्रेडिक्ट वेदर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट फॉल्स डायरेक्टली, जब हायर ऑर्बिट से जब एटम्स जो होता है आपका ये जो इलेक्ट्रॉन गिर जाता है लोअर ऑर्बिट में, तो वो इंटरमीडिएट क्यों करता है ऑर्बिट को, इसने शो नहीं कर पाया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसने शो नहीं कर पाया था कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन प्लेस्ड अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हो पाते हैं। तो ये थे आपके 5 वो फील्ड। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन डायोडस फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो डायग्राम देखो क्या बिल्कुल आसान है डायग्राम। मेरा फैन खो चुका है तो वीडियो को हम कट कर, मैं फुल वेव को बनाना है। तो सबसे पहले आपको बनाना है ये प्राइमरी कॉइल, ये बना दोगे आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट जोड़ देना है आपको, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक ऐसे बनाना है, ये आपका प्राइमरी कॉइल बन गया, ये सेकेंडरी कॉइल, इसको मिला दो, ये फिगर नंबर ए बोल दो। एक इसके जैसा और बना लो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बार बार ना बनाना पड़े। ये आपका क्या है अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है आपका प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे भी एक ऐसे करके ये बना लो। कोई दिक्कत है इसमें? ये फिगर ए फिगर बी है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे करके 2 लाइन खींच लो, और यहाँ पे भी आप ऐसे करके 2 लाइन खींच दो। अब देखो यहाँ पे लिख दो आप, देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, ठीक है, ये माइनस है तो क्या होगा ये प्लस, और ये प्लस है तो क्या होगा ये माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्राइमरी कॉल लेते हैं P1, ये P2, ये S1, ये S2, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा माइनस प्लस, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको समझ में आ गया ना, जो मर्जी आप यहाँ पे ले सकते हो, ये प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ऐसे करके एक रजिस्टेंस जोड़ दो ताकि, और इसमें आउटपुट वो दिखा दो, आउटपुट आपका ये रहा, ऐसे करके यहाँ पे लिख दो। अब देखो करंट आपका कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से डायोड लगा दो, ये डायोड है, ये डायोड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक डायोड लगा दो। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से फॉरवर्ड बायस्ड कौन सा, आप बोलोगे फॉरवर्ड बायस्ड तो ये लगे कि पॉजिटिव वाला फॉरवर्ड बायस्ड होता है, करंट इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, ऊपर से जाएगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, रिवर्स बायस में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। आप देखो इसमें क्या होगा आपका, इधर से फ्लो करेगा, आप बोलोगे इधर से फ्लो करेगा तो पहले इधर जाएगा, इसमें बना दो, ठीक है, यहाँ से बना दो, ये बन गया आपका आउटपुट। तो करंट इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर ये आपको बना देना है, ठीक है, ए बी। अब इसकी बना देते हैं हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म। कैसे बनाएंगे हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म? बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और नीचे एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे 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 दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नीचे देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करना है आपको, ये और ये, इसमें कोई भी आपको वो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी बनेगा, नीचे है तो उसमें बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फुल वेव, ठीक है। इसका ही बना, और सॉरी एक यहाँ पे गलत हो गया, ऐसे बना देना, ठीक है, इसका ही बना, इसका ही बना, इसका ही बना, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं हम आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आसान था बिल्कुल, ठीक है। इसके बारे में ले देना कि इसमें डायोड D1 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे आप करके ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको नाम दे देना D1, इसको नाम देना D2, ऐसे करके इसके आप वर्किंग लिख सकते हो। 2 बार इसमें नेगेटिव को कुछ 2 बार इसलिए लगाया हमने, ठीक है। अगला चलते हैं हम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड। इसको मैं बता देता हूँ आपको, जब आप जब N टाइप को आप P टाइप में मिक्स करते हो तो उसे बोलते हैं PN जंक्शन डायोड, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड। देखो देखता हूँ जगह खाली बचा हो तो करवा दे रहा हूँ, जगह तो खाली बचा नहीं है तो 2 मिनट जाए, दूसरे को भी ढूंढ रहा हूँ। देखो अगला हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, देखो उसमें क्या कर रहा है, आपको P टाइप सेमीकंडक्टर किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, N टाइप को। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये वाले होल यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ये इसमें मिल जाएंगे, तो यहाँ इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, इसको क्या बोलते हैं PN जंक्शन। तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था ये, ठीक है। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और डिड्यूस ओम्स लॉ। तो इसको मैं शायद कर रखा है, अगले पेज पे दिखा दो। देखो ये रहा, देखो ये रहा। सबसे पहले आपको पता है VD का फॉर्मूला क्या होता है, AV टाउ अपॉन में ML, I क्या हो जाएगा NEA VD हो जाएगा। अब इसको देखो, जब VD इक्वल टू क्या हो जाएगा IN, देखो VD ये NEA नीचे चला गया, ये बनेगा, जब कंपेयर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जब R, अब देखो V अपॉन में I किसके इक्वल है, R के, तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, R की। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है। वेस्टर्न ब्रिज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वेस्टर्न ब्रिज के पहले आपको लिखना है वेस्टर्न ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है विच इज डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ, जो डिटरमाइन किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, क्या होती है, वेरी सेंसिटिव होती है, और किसको मेजर करती है, लो रेजिस्टेंस से करती है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बना देना है, ऐसे डिचिक 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 डिचिक, ये I1 है,
ये I1 I2 यहाँ से क्या लिखोगे अब, क्या नाम, पहले लिखो लूप लिखोगे ABDE, इसमें करंट क्या फ्लो होगा I1 और फिर माइनस में R I2, फिर दूसरे में क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बन गया, इसको ले जाओगे, देखो ये P I1 माइनस में RI2 0, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। 4 क्लोज लो, कौन सा लोगे BCDB, इसमें क्या हो जाएगा आपका QI1 माइनस में SI2, देखो QI1 माइनस SI2, इसको डिवाइडिंग 1/2 करोगे तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ एडिशन ब्रिज। हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर, हाउ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट बिहेव। देखो उसमें क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना है आपको कंसाइडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। पहले क्या लेना है आपको, दो इनफाइनाइट लॉन्ग लेना, ये और ये, इसको आपको करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन, देखो इसमें भी सही, देखो दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर डिस्टेंस, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल, और डिस्टेंस कितना है इसमें R है। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस टू ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर, इसमें क्या कर रहे हो, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसकी वजह से F1, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P से वजह से क्या हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट I1, इसकी वजह से होगा ना, यहाँ पे जा रहा है इसकी वजह से, तो म्यू नोट I1 2πr हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पे। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ILB सिंटा, I पता है करंट होता है, L पता है आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं, तो F1 F2 क्या हो जाएगा, F1 तो आपको पता था क्या था आपका B1, जो आपका F2, देखो F1 क्या था आपका B1 क्या था, म्यू नोट I1/2πr। अब हम पूछ रहे हैं आपसे F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा आपका B1 I2 sin थीटा। पूछो क्यों, देखो B1 I2 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ILB sin थीटा होता है, इसलिए, ठीक है। साइन 90 पे क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये F2 हो जाएगा आपका B1 I2 sin थीटा, sin थीटा कितना 90, तो ये हो जाएगा B1 I2, तो F2 कितना हो जाएगा आपका म्यू1 I2। आप देखो B1 की वैल्यू तो दी थी आपकी म्यू नोट I1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू नोट I2/2πr। अब देखो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और कंडक्टर और एक्स, ठीक है, तो B2 ये आपको दे देगा, B2 की वजह से क्या हो जाएगा म्यू नोट I2/2πr, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, B1 क्या है, B1 के लिए I1 है, तो B2 के लिए क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ये देखो यहाँ मिल गया आपको, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर ये आ जाएगा। हम आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन, ये तो हमारा हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन आता है, ये देखो रिफ्लेक्शन, हमें करवाया देता है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर ठीक है आपको ये डायग्राम बना लोगे आराम से आप। फिर उसके बाद लिखना है आपको लाइट शुड बी ट्रेवल, ये लिखना है आपको, फिर ये करके फिर आपको एग्जांपल देना ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का, फिर एग्जांपल दे देना आपको मिराज का, दे सकते हो ब्रिलियंस डायमंड टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म का, फिर आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा आता है हम केस स्टडी क्वेश्चन, स्टडी करंट आई फ्लो थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर हुज ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, VD क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है कि एरिया की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस आपको यही लिख के आना था, VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्रॉम ओम्सले इज ऑब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था पूछा है, तो क्या होगा VD इक्वल टू -E टाउ अपॉन में m। व्हाट when a current flow in a conductor, what is the order of magnitude, order कितना होता है 10⁻², सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू नाइक्रोम वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट हैविंग रेडियाई इन द रेशो 1:3 कनेक्टेड इन सीरीज across in electric cell, the different drift velocity of free electrons through them will be in the ratio कितना हो जाएगा 9:1। हम आगे चलते हैं, अब हमारे पेपर हो चुका है समाप्त। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस Rg इनटू वोल्ट मीटर शंट रेजिस्टेंस, R इज कनेक्टेड, R को किस कनेक्ट रखा है पैरेलल से। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस Rg इनटू एमीटर शंट रेजिस्टेंस, R इज कनेक्टेड पैरेलल। वाई इज गैल्वेनोमीटर नॉट यूजुअली डायरेक्ट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है, बिकॉज इट इज हाई रेजिस्टेंस। अब देखो ये कैसे करोगे आप, ये वाला चीज़ देखो, ये आपको क्या दिया है आपको IG, देखो तो Rg आपको दिया है 120, IG दिया है आपको 2.5 मिली एम्पीयर में, तो 10⁻³ आई कितना दे रखा है आपको 7.5, और IG आपको पता ही कितना दिया है आपको, आज दिया 2.5, तो 2.5 में करोगे तो कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04 एम्पियर।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ करंट मेजर्ड बाय एम्बियर, स्लाइटली लेस होता है एक्चुअल करंट से, क्या होता है ये, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम होता है एक्चुअल करंट से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर को सोल्व। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको पेपर अच्छा जाए, टाटा बाय बाय।